नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण में से एक नए अध्याय का पठन आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। इसकी शुरुआत हम एक कविता से करते हैं जो आपने अपनी वसंत की पुस्तक में पहले भी पढ़ी है, लेकिन अब हम एक अलग दृष्टि से इस पोएम को, इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। अब इस उपरोक्त लिखित कविता में आपने देखा कि कुछ नीले रंग के शब्द हैं, जैसे भरा, ऐंठा हुआ, था, खड़ा, उड़ता हुआ, आ, पड़ा, उठा, हुआ, होकर, दुखने। तो ये सारे शब्द जो हैं कोई ना कोई कार्य की ओर संकेत करते हैं, किसी ना किसी क्रिया की तरफ संकेत करते हैं। जैसे यहाँ होने का काम हुआ, यहाँ दुखने का काम हुआ, यहाँ देने की क्रिया हुई, यहाँ भागने की क्रिया हुई, यहाँ पढ़ने की क्रिया हुई, यहाँ उड़ने की क्रिया हुई, खड़े रहने की क्रिया हुई, ऐंठने की क्रिया हुई, आने की क्रिया हुई। तो ये सारे क्रिया शब्द हैं जो इस कविता में प्रयुक्त किए गए हैं। बच्चों, उपर्युक्त काव्यांश में, काव्यांश यानी कविता का अंश, मोटे रंगीन छपे शब्द किसी न किसी कार्य के होने की जानकारी दे रहे हैं। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या करना। फिर से पढ़ते हैं इस वाक्य को। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या करना। इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी जिसके द्वारा वो कार्य या वो जो क्रिया की जाती है उसको व्याकरण में कर्ता कहा जाता है। अन्य वाक्य में क्रिया नहीं की गई है, ये नीचे छूट गया था। अब ये आप उदाहरण देखिए। बच्चा पलंग से गिर गया, बाहर बारिश हो रही है। अब उपर्युक्त वाक्य में बच्चा करता है, क्योंकि गिरने की क्रिया किसने की? बच्चे ने। बच्चा पलंग से गिर गया, इसलिए बच्चा इस क्रिया का, गिर गया क्रिया का करता है, और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या फिर किया गया है वो क्रिया है, जैसे गिर गया। अब दूसरा जो वाक्य है, बाहर बारिश हो रही है। अब इसमें बारिश होने की क्रिया तो है, लेकिन किसके द्वारा हो रही है? कर्ता का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। यहाँ किसके द्वारा बारिश हो रही है ये नहीं बताया गया है। इसी तरह अन्य वाक्य में क्रिया नहीं की गई है, यानी बारिश जो है किसी के द्वारा नहीं की गई, वो स्वतः ही हुई क्रिया है, अपने आप ही वो क्रिया हुई है, बल्कि स्वतः हुई है। अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है, यानी ये क्रिया किसी कर्ता द्वारा नहीं की गई है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में क्रिया होती है लेकिन वहाँ कर्ता का कोई जिक्र नहीं होता। जैसे पानी लाओ, यहाँ पानी लाने की क्रिया पे बल दिया गया है, वाक्य में केवल क्रिया प्रयोग है, पानी लाओ, ठीक है। लेकिन किसी को तो कहा गया ना, कोई तो अदृश्य रूप में वहाँ मौजूद है जिसको पानी लाने के लिए कहा गया, यानी कोई ना कोई कर्ता तो होगा जो पानी लाएगा, जिसके द्वारा पानी लाया जाएगा। चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति को, किसी ना किसी कर्ता को चुपचाप बैठने की क्रिया करने के लिए कहा गया है, यानी चुप बैठने की क्रिया किसी ना किसी कर्ता द्वारा की जाएगी, अपने आप नहीं होगी, स्वतः नहीं होगी। तो कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जो क्रिया से ही स्पष्ट हो जाते हैं, उसमें कर्ता अदृश्य होता है लेकिन होता है। इसी प्रकार जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो ये रही हमारी क्रिया की परिभाषा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप, अब ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको याद रखना है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धातु क्या होती है, तो आप उत्तर देंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो आप उत्तर देंगे क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है।
और ये जो धातु रूप होते हैं इनके साथ ना प्रत्यय जोड़कर यानी ना लगाकर आगे, जैसे खेल के आगे ना लगा दिया तो खेलना बन गया, दौड़ के आगे ना लगा दिया तो दौड़ना बन गया, सो के आगे ना लगा दिया तो सोना बन गया। प्रत्यय यानी जो बाद में जुड़ते हैं शब्द, शब्दांश, तो इसके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। जैसे धातु रूप ये रहे, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि। ये क्रिया के धातु रूप हैं यानी मूल रूप है। अब जब इसमें ना प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्रिया बनेगी। तो क्रिया क्या बनी? बोलना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना, ऐसे घूमना, घूमना, लिखना, लिखना, गा प्लस ना गाना, हंस प्लस ना हंसना, देख प्लस ना देखना आदि। इसमें अगर हम ना हटा दें तो बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख ये क्रिया के मूल रूप कहलाएंगे, धातु रूप कहलाएंगे। और इन धातु रूप में जब हम ना लगा देंगे तब ये सामान्य क्रिया के रूप बन जाएंगे। अब क्रिया के भेद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, स का मतलब होता है साथ, तो ये शब्द से ही स्पष्ट है कि जो क्रिया कर्म के साथ हो, और अकर्मक जो क्रिया कर्म के बिना हो। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सकर्मक जैसे यहाँ बताया गया, स प्लस कर्मक अर्थात कर्म के साथ। जैसा मैंने आपको बताया, जिन क्रियाओं के साथ जब कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी। अभी मैं आपको पहचान बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। दूसरा है माली ने पौधों को सींचा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ाने की क्रिया हुई पढ़ाएगी, यहाँ सींचने की क्रिया हुई सींचेगी। तो अगर हम क्रिया से पहले क्या प्रश्न लगाएं, क्या पढ़ाएगी, तो उत्तर मिला पाठ। पढ़ाएगी अध्यापिका, अध्यापिका पाठ पढ़ाने वाली यानी पाठ पढ़ाने की क्रिया करने वाली कर्ता है, लेकिन वो पढ़ाएगी क्या? पाठ। ऐसे ही पौधों को पानी सींचने का काम करने वाला कर्ता कौन है? माली। माली यहाँ पे कर्ता है। लेकिन अगर हम क्रिया से पहले क्या का प्रश्न लगाएं कि माली ने क्या सींचा, तो उत्तर क्या मिलेगा? पौधों को सींचा। तो जब हमें क्या का उत्तर मिलता है तो क्रिया ये कर्म कहलाता है। जो क्या का उत्तर में जो उत्तर आएगा क्या प्रश्न लगाने पर वो कर्म होगा। जैसे क्या पढ़ाएगी? पाठ। तो इस वाक्य में पाठ कर्म है। यहाँ क्या सींचा तो है पौधों को, तो यहाँ पे क्या पौधों को सींचा जो शब्द है वो कर्म है इस वाक्य का। तो यहाँ क्रिया का फल कर्म पड़ रहा है। अगर यहाँ ये वाक्य होता ना अध्यापिका पढ़ाएगी, तो क्या पढ़ाएगी का उत्तर नहीं मिलता, तो क्रिया कौन करेगी? अध्यापिका। तो जो है क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता। ठीक है ना। अब यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में पाठ और पौधे शब्द कर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कर्ता यहाँ कर्ता यानी क्रिया करने वाला अध्यापिका तथा माली, अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं कि इसमें विशेष क्या है। कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। मैंने आपको क्या शब्द लगाकर क्रिया से पहले प्रश्न बनाना सिखाया। इसके अलावा हम किसे और किसको भी शब्द लगा सकते हैं। यानी अब 3 प्रश्न पूछते हैं, क्या, किसे, किसको। अगर इन तीनों का जवाब मिले तो क्रिया सकर्मक है। ठीक है, तो क्रिया सकर्मक होती है। और उपयुक्त वाक्यों में पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी? पाठ। क्या सींचा? पौधों को। ये क्रियाएं जो हैं इनमें क्या, किसे तथा किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। अब सकर्मक क्रिया 2 तरह की होती है, एक कर्मक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया में कर्म होता है या तो उसमें एक कर्म होता है या 2 कर्म होते हैं। अगर एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया होगी, अगर 2 कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया होगी। कैसे? अब एक कर्मक क्रिया है
जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शानू फिल्म देख रहा है, क्या देख रहा है? फिल्म, है ना। तो एक ही जवाब मिला, क्या क्या? फिल्म। ऐसे है, रिया पौधा लगा रही है, क्या लगा रही है? पौधा। तो यहाँ पे एक उत्तर मिला, पौधा, यानी एक कर्म है। यानी फिल्म भी एक कर्म है और पौधा भी एक कर्म है। दो कर्म नहीं है इस वाक्य में, इसलिए ये क्रिया एक कर्मक क्रिया है। इन उदाहरणों में फिल्म और पौधा कर्म है। देख रहा है तथा लगा रही है क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है। दोनों वाक्यों में एक एक कर्म है, अतः यहाँ ये एक कर्मक क्रिया है। अब एक कर्मक क्रिया की परिभाषा हुई, जिस सकर्मक क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब दूसरी है द्विकर्मक क्रिया, यानी द्वि यानी दो, जिसमें दो कर्म होते हैं। कैसे हम सीखते हैं? द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त, जिसमें दो कर्म हो। जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं अथवा दो कर्मों की अपेक्षा होती है वह द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी। अब पहला प्रश्न यहाँ देने की क्रिया हुई, ठीक है। पहला प्रश्न क्या दी? पुस्तक। अब दूसरा हम प्रश्न बोलते हैं किसको दी? भाई को। यानी एक कर्म हुआ पुस्तक, क्या का उत्तर मिला, और दूसरा किसे या किसको का उत्तर मिला, किसे दी? भाई को। तो हमें दो उत्तर मिले, दो प्रश्नों के उत्तर मिले, तो इसमें दो कर्म हैं, एक भाई और एक पुस्तक। ऐसे ही माँ मुकेश को कहानी सुना रही है। अब यहाँ सुनाने की क्रिया हुई, क्या सुना रही है? कहानी, ये एक कर्म हो गया। किसको सुना रही है? मुकेश को। यानी यहाँ क्या का भी जवाब मिला और किसको का भी जवाब मिला, तो इसमें दो कर्म हुए, एक क्या का जवाब कहानी और दूसरा किसको का जवाब मुकेश। तो कहानी और मुकेश, इसमें दो कर्म है। तो क्योंकि इसमें दो कर्म है इस वाक्य में, इसलिए ये क्रिया द्विकर्मक क्रिया है। इन उदाहरणों में क्या तथा किसे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, ये दोनों कर्म हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं अथवा दो कर्मों की अपेक्षा होती है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको समझने के लिए एक बार इस वाक्य पर दोबारा आते हैं। रिया पौधा लगा रही है, क्या लगा रही है? पौधा। किसको लगा रही है? इसमें उत्तर नहीं है, तो केवल क्या क्या उत्तर है, तो एक ही कर्म है पौधा, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। और यहाँ माँ मुकेश को कहानी सुना रही है, क्या सुना रही है? पहला कर्म कहानी, क्योंकि क्या का उत्तर मिला? कहानी। और किसको सुना रही है? मुकेश को। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला तो दूसरा कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बाकी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। सॉरी, अभी यहाँ इसका एक भेद रह गया, वो तो हमने सकर्मक क्रिया की थी, यहाँ अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक यानी कर्म के बिना, कर्म रहित अथवा कर्म के बिना, जिन क्रियाओं में के साथ कर्म ना लगा हो अथवा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम उड़ रहे हैं क्रिया को देखते हैं तो प्रश्न करते हैं क्या उड़ रहे हैं, तो क्या का तो जवाब नहीं मिला। अगर ये प्रश्न होता कि कौन उड़ रहे हैं तो होता पक्षी, लेकिन क्रिया ढूंढने के लिए हम कौन शब्द तो लगाते ही नहीं, या तो हम क्या का प्रश्न लगाते हैं या हम किसे या किसको का प्रश्न लगाते हैं, तो कौन का प्रश्न तो आता ही नहीं है क्रिया का कर्म ढूंढने के लिए। तो इसलिए जब हमें उत्तर नहीं मिला क्या उड़ रहे हैं, तो ये अकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म नहीं है। दूसरा है विनय जोर से चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? कैसे चिल्ला रहा है? अगर प्रश्न होता तो उत्तर मिलता जोर से, लेकिन क्रिया ढूंढने के लिए कि सकर्मक है या कर्मक है, हमें कैसे का तो प्रश्न पूछना ही नहीं है, हमने तो ये पूछना है क्या और किसे। तो इन दोनों में से कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो जब क्या और किसको का उत्तर ना मिले तब ये अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न कीजिए, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः यहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ
अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार होती हैं: तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, भागना, उछलना, गिरना आदि। जब इस प्रकार की क्रियाएं आती हैं तो वो अकर्मक क्रिया है। क्योंकि हमें ये क्रियाएं ऐसे याद नहीं रहेंगी, तो हम क्या और किसे का प्रश्न लगाकर क्रिया से पहले ये शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर हमें उत्तर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया होगी, कर्म के साथ क्रिया होगी। और अगर हमें उत्तर नहीं मिला तो वो अकर्मक यानी कर्म रहित, कर्म के बिना क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद अगली वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।